ये पूरा वीडियो दिखाया है, लेकिन फर्ज करिए कि हम केवल आपको ये वाला हिस्सा दिखाते हैं। बीजीएम सुनकर तुम निर्णय कर रहे हो कि क्या सही और क्या गलत है, तो गलत ही कर। कि भारत में ये कोशिश है, नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। क्या बांग्लादेश पहले से बेहतर हुआ या पहले से बदतर हुआ? नेपाल पहले से बेहतर हुआ या बदतर हुआ? दिल्ली में लाठियां चली, वो छात्र पीटे गए। क्या आपने ये देखा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, इनमें से किसी पर लाठी चली हो, किसी को लाठी लगी हो? ये भैया तुमको ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत जाहिल हो। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें। मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। कुछ लोगों को जो खुशबू आ रही है, खुशबू, हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, क्रांति की खुशबू आ रही है। अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। इस्तीफा तो मांग रहे हो मोदी जी का, दे देंगे मोदी जी मान लो, फिर ये जो होगा बर्दाश्त कर पाओगे? दर्शकों, लोगों को मूर्ख बनाना ज्यादा आसान है, जबकि सिवाय इसके कि उनको ये यकीन दिलाना कि उनको बेवकूफ बना दिया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिकी थिंकर थे, व्यंग्यकार थे, मार्क ट्वेन, उनका कहना था, इट्स इजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। आपको बेवकूफ बना दिया गया, इस पर कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और वही इसमें बताया गया। अब सवाल है कि हम इससे क्यों शुरू कर रहे हैं। इससे शुरू इसीलिए कर रहे हैं दोस्त कि अगर तुम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, 2.5 मिनट या 3 मिनट के किसी विजुअल को देखकर, उसके पीछे के बीजीएम को देखकर, जाने कहां गया उसे ढूंढो टाइप मामला है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों टाइप बीजीएम सुनकर तुम निर्णय कर रहे हो कि क्या सही और क्या गलत है, तो गलत ही कर। दर्शकों, क्या भारत में यह कोशिश है कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, डीएनपी इंडिया बहुत लंबे समय से हम आपसे यह बता रहे हैं कि भारत में यह कोशिश है कि किसी तरह से बांग्लादेश और नेपाल जैसा सिनारियो तैयार किया जाए। उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा। मित्रों, बिल्कुल ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिएगा, सोचिएगा। छात्रों के लिए प्रोटेस्ट था, नीट के पेपर के लिए प्रोटेस्ट था, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट था, तो इसमें बांग्लादेश का जिक्र क्यों हो रहा है? जिक्र तो और भी बहुत सारी चीजों का हुआ जो नहीं होना चाहिए, हमने पहले भी बताया। वो कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। तुम अगर 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, हमारा ये वीडियो तुम तक पहुंच रहा है, तो तुमसे एक गुजारिश है दोस्त, ये कि जो तुमसे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बना देंगे, और तुमको यह बताया जा रहा है कि शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री को, एक जो प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल के विषय में तुमको बताया जा रहा है कि वहां पर जनजी क्रांति हुई और सरकार में बदलाव हो गया। लेकिन बाबू, तुम ये चीज सोचो कि बांग्लादेश में जब प्रधानमंत्री वहां से बांग्लादेश छोड़कर निकली, तो बांग्लादेश की हालत क्या है आज के दौर में? क्या बांग्लादेश पहले से बेहतर हुआ या पहले से बदतर हुआ? नेपाल पहले से बेहतर हुआ या बदतर हुआ? किसी चीज का आकलन ऐसे ही तो करोगे।
लेकिन तुमको क्रांति वाला झुंझुना दिखाकर केवल आधी अधूरी बात बताई जाती है, क्योंकि उनको पता है तुम्हारे खून में उबाल है, तुम बहुत सोचते नहीं हो, तुम में फैसला तुरंत करने की ताकत है, तुम पत्थर उठाते ही फेंकने के लिए हो, तुम ये सोच भी नहीं रहे हो कि ये पत्थर फेंकोगे तो किसी को लगेगा, किसी की गाड़ी पर लगेगा, कोई घायल हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, बदले में वो भी तुमको पत्थर फेंक सकता है, तुमको भी चोट लग सकती है, बदले में तुम पर लाठी चल सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए तो तुमको जेंजी कहा जाता है। तुम सोचते नहीं हो, तुम बहुत आंकते नहीं हो, तुम दिल के साफ हो, तुमको जो लगता है तुम वो कर देते हो, और कुछ लोग उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। दोस्त, तुम्हारे इस दिल की सफाई का कुछ लोग अपने पॉलिटिकल लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके इमोशन से खेल रहे हैं। दर्शकों, आप एक चीज बताइए, दिल्ली में लाठियां चली, वो छात्र पीटे गए, अगर आप उस भीड़ में थे, आप लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चियां हैं, आप अगर थे तो आप ये सोचना, अभिजीत दीप के, सौरभ दास, वो जो नाचता रहता लड़का, नाम भूल रहा हूं, वो और एक और, ये जो चारों पांचों हैं, क्या आपने ये देखा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, इनमें से किसी पर लाठी चली हो, किसी को लाठी लगी हो? आम बच्चे पिटे हैं। ये घूम घूम के बर्गर खा रहा है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में हैं? आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे, लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो, आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो आप। दर्शकों, केवल बर्गर ही नहीं खा रहा है, ये आकर वापस ये बता भी रहा है, आपसे कह रहा है, आप जो उनके कॉल पर आए थे, उनके कॉज पर, कि भाई ये हमारे कॉज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ठंडे दिमाग से सोचना, जिस भैया के कहने पर तुम दिल्ली आए, या दिल्ली के किसी हिस्से से आए, या देश से आए, कि कॉकरोच वाले भैया जो हैं हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भैया तुमको ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत जाहिल हो, तुम तो बड़े बेवकूफ हो। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हो। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। आपके शुद्ध मन के साथ, साफ मन के साथ खुले में ठगी हो रही है। आपको शायद ये बात आज नहीं समझ आके 8, 10, 20 साल बाद समझ आए। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल टूल के रूप में। हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश का खतरा या नेपाल वाला खतरा क्या भारत में दोहराने की कोशिश की गई? और इसको हम सिलसिलेवार रूप से आपको 4-5 तरीके बताएंगे, जिसमें आपको यह लगेगा कि जो कुछ बांग्लादेश में करने की कोशिश हुई, वो हमारे यहां भी करने की कोशिश हुई। दर्शकों, ये जिसका नाम स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिया गया, आप ये देखिए, परमानेंट आंदोलन जीवी, जिन बच्चों का जन्म 2010 के आसपास भी हुआ होगा, उनको थोड़ा बहुत याद होगा, तो वो इस आदमी को केवल आंदोलन करते देखेंगे। यह कभी पहलवानों के आंदोलन में दिखेगा, कभी किसानों के आंदोलन में दिखेगा, कभी भारत जोड़ता दिखेगा। इस आदमी का पेशा है आंदोलन, यह आदमी यही करता है। और किस तरह से दुनिया के देशों को अव्यवस्थित करने के लिए एक प्रॉपर तरीका है, जिसमें यह छात्र आंदोलन का नाम लिया जाता है। मौसम वैज्ञानिक, छात्र वैज्ञानिक, बढ़िया सेपोलॉजिस्ट भी खुद को कहते हैं योगेंद्र यादव। ये वैज्ञानिक महोदय जो कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। युवाओं ने फिर याद दिलाया है, संसद का रास्ता सड़क से होके जाता। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। दर्शकों, आप
योगेंद्र यादव की बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। योगेंद्र यादव दरअसल यूं कहें कि अगर जो कह रहे हैं वो जो कहते हैं कि कवि आखिर कहना क्या चाहता है, कवि का भाव क्या है। कवि का भाव यह है दोस्त कि ये जो कुछ दिल्ली में आपने अस्त व्यस्त उत्पात देखा है, ये उत्पात इन भाई साहब की इच्छा है कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हो। इन भाई साहब की इच्छा है कि अब केवल धर्मेंद्र प्रधान या नीट वाला मामला नहीं, अब इसमें और भी मसले शामिल होंगे। इसमें किसानों को शामिल करो, इसमें अलग अलग कहानियों को शामिल करो। और वो बता रहे हैं बहुत कायदे से कि भाई इसमें और इसको बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके मामला बड़ा होगा। वो कह रहे हैं कि देश का जंतर मंतर नहीं, हर शहर जिले में ये होगा। और तीसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि इसका फैसला सामूहिक तौर पर होगा। दर्शकों, इस देश की आबादी है 150 करोड़। देश के प्रधानमंत्री को, जो पार्टी सत्ता में है, उसको वोट मिले 23 या 24 करोड़ के आसपास, 60 या 65 करोड़ के आसपास टोटल वोटिंग हुई थी। जनतंत्र में सरकारें ऐसी ही चुनी जाती हैं। लेकिन जब 2024 के बाद राज्य दर राज्य एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती चली गई, जिनको यह लगा था कि 2024 में मोदी की कहानी खत्म है, लेकिन उसके बाद मोदी जब और मजबूत हुए तो फिर उनको अब समझ में आ नहीं रहा है कि हम करें क्या। आपको हम बताते चलें कि बांग्लादेश में भी छात्र आंदोलन के नाम पर ही शेख हसीना को निकाला गया। पहला सबूत आपके यहां भी छात्र आंदोलन हो रहा है और अब कहानी खिसक के आ गई है नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर। हमने सुनवाया कि आंदोलन में आए लोग कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। दूसरी कहानी, बांग्लादेश के अंदर भी जून, जुलाई और अगस्त के ही महीने में ये आंदोलन शुरू हुए थे। हमारे यहां भी वही हो रहा है। बांग्लादेश का छात्र आंदोलन था रिजर्वेशन के मुद्दे पर। हमारे यहां भी कह रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, और नीट के मामले पर, जो नीट का पेपर रीपेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, जिन बच्चों का रिजल्ट आया वो भविष्य में लगे हैं। लेकिन यहां अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। चौथा और जरूरी बात, जब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद एक व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल था उसको चेहरा बनाया गया, वो था मोहम्मद यूनुस। भारत में भी एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा यानी सोनम वांगचुक आपको सामने दिखाई दे रहा है। पांचवी और सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक को मिला है मैग्सेसे अवार्ड, मोहम्मद यूनुस को मिला था नोबेल पीस प्राइज। मैग्सेसे किनको मिलता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा गूगल करिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहली बार किसको मिला था, क्यों मिला था, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको यह समझना पड़ेगा जो कुछ योगेंद्र यादव कह रहे हैं और कुछ लोगों को जो खुशबू आ रही है। खुशबू किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या हुआ। क्रांति आंदोलन यह स्वतः स्फूर्त होता है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जो लोग जानते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में देखा होगा, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन देश में एक ही था जिसमें किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। लोग अपने आप पहुंचे, हर कोई दूसरे को बोलकर पहुंचा कि भाई साहब चलना है जंतर मंतर, अन्ना आंदोलन। लेकिन उसी अन्ना आंदोलन की हालत देश ने, आम जनमानस ने देख ली कि उस अन्ना आंदोलन की हालत क्या हुई। अन्ना हजारे कहां हैं? अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठे लोग आज कहां हैं? आंदोलन की विश्वसनीयता इस बात, उस कहानी के बाद से इस देश में खतरे में है। और उसके बाद जो भी आंदोलन हुए, वो चाहे किसान आंदोलन हो,
वो चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे वाला आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, ये तमाम जो कथित आंदोलन थे और उसमें जो चेहरे थे, ये वही चेहरे थे जो हर बार एक ही कहानी के साथ आते थे कि मोदी हटाओ। मुद्दा चाहे जो भी हो, कहानी एक ही होती थी, मोदी हटाओ। आप जिस भी आंदोलन को ऐसे आंख बंद करिए और सोचिए, किसान आंदोलन, आपको यही योगेंद्र यादव और पूरा गैंग दिखाई देगा। फिर याद करिए पहलवान आंदोलन, उसमें भी तमाम वही कलाकार जो आज के दौर में कह रहे हैं कि नहीं नहीं मोदी जी को हटाओ। आप कोई आंदोलन पिछले 10-12 सालों में याद करो और उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो ड्रिवन कैरेक्टर्स हैं, जो ताकतें उसमें शामिल हैं, आपको एक ही तरह के लोग दिखाई देंगे। और यही कारण है कि आम जनमानस इन आंदोलनों से खुद को जोड़ ही नहीं पाया। नीट का आंदोलन, दर्शकों क्या आप वाकई में ऐसा मानते हैं कि एक इंस्टाग्राम पर कोई प्रोफाइल बनाता है और उसके 21-22 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं और यह देश में क्रांति की लहर जग जाती है? वो आदमी अमेरिका से चला आता है, एक प्रोटेस्ट खड़ा हो जाता है और उसके पीछे इस देश के स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं दोस्त की, जो भी उम्र रही होगी आपकी, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप भी वो जेनजी हैं और आप भी अगर दिल्ली में थे प्रोटेस्ट में, तो ये चीज बताना मेरे भाई, 2 मिनट 2.5 मिनट बेस्ट बीजीएम, एकदम तगड़ा बीजीएम, उससे इमोशनल होकर के तुम देश में व्यवस्था सही है या गलत है इसका आकलन कर रहे हो। और आप अगर 10, 12, 15 साल नहीं पीछे जा पाते, कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल की हिस्ट्री ही देख लो यार, आजादी तक मत जाओ, पिछले 30 सालों का ही इतिहास देख लो, तो शायद सही और गलत का एक आकलन तुम कर पाओगे। लेकिन दिक्कत यह है, जो बिहार में कहते हैं, हम लोग आपस में कई बार मैं ये बोल चुका हूं कि भाई सावन में गिद्दर का जन्म हुआ, भादों में बाढ़ आ गया, गिद्दर बोला कि ऐसा तो बाढ़ ही नहीं देखी। सारी समस्या वही है। आपके सामने जो है वो आपको बड़ा बुरा, बहुत खराब, भद्दा लग रहा है। वो इसीलिए लग रहा है कि आपको आज के पहले का पता ही नहीं। असल में भद्दा, बदरूप, विद्रूप होता क्या है, गंदा होता क्या है, जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बड़ा स्वर्ग जैसा है। मैंने आपसे जो कहा कि हर तरह के लोग आपको आंदोलन में दिखाई देंगे, ये वही एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट जिन्होंने कभी कहा कि कश्मीर हमारा नहीं है, वो एलिमेंट जो कहते रहे धारा 370 फिर से लगाओ, वो एलिमेंट जो सालों साल इस देश से पूछते रहे कि मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। आप मुझे ये बताओ, तुम थे ना उस जन जी के प्रोटेस्ट में और वीडियो देख रहे हो, तो बताओ कि राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, भगवान राम का अपमान, या नाम रहेगा अल्लाह का, या भारत माता है, ये सब अपनी बाप ढूंढ रहे हैं। कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इन सब बातों का बच्चों के आंदोलन से, नीट पेपर से, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से क्या मतलब है? ब्राह्मणवाद खत्म करो, इससे क्या मतलब है? उस प्रोटेस्ट में इस तरह के लोगों के होने का क्या मतलब है? कुछ लोग अपने साथ विश्वसनीयता का संकट लाते हैं, लोग भरोसा नहीं कर पाते, और यही कारण है कि जो बार बार पूछा जा रहा है कि अरे आप लोग वीडियो नहीं कर रहे, अरे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, अरे छात्रों की बात है। मैंने आपसे बोला, ये जो उम्र है ना, ये उम्र किक ढूंढती है, और किक में क्या है कि आदमी कई बार गलत चीजें कर रहा होता है, उसको मजा आ रहा होता है। भीड़ जब सड़कों पर होती है, और खासकर वो भीड़ जो जुनूनी है, जिसमें युवा हैं और खासकर नई उम्र के बच्चे, उनसे कुछ भी गलत करवा लेना बेहद आसान है। यह सब कुछ करवाया इसलिए गया क्योंकि जो भी मास्टर्स होंगे उनका थॉट यह होगा कि ऐसा कुछ होगा, पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस गोलियां चलाएगी, एक आध इसमें मरमुरा गया तो और बड़ा बवाल। देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी हिटलर शाही, तानाशाही। छात्रों को अभी केवल पीटने की बात हो रही, वो कह रहे होते कि गोली चला दिया। आप इनके परिणामों तक सोचते ही नहीं।
कि वो आपके कंधे पर रखकर क्या क्या कर देना चाहते हैं। भारत की तस्वीर संसद में घुसी भीड़ और वो तस्वीर स्पीकर के चेहरे पर कोई युवा बैठा होता जैसा अमेरिका में हमने देखा। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर से जो कुछ लोग करके निकल रहे थे, वैसा कोई सिचुएशन हमारे यहां होता, आपके देश की छवि दुनिया में क्या जाती? दुनिया में छोड़िए, इसके बाद आपके देश की क्या हालत होती, आप ये कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। जो लोग आपके मन में क्रांति का अलख जगा रहे हैं, आप उन पॉलिटिकल मास्टर से पूछो कि मास्टर साहब, क्रांति हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा जिसमें हमको बहुत मजा आएगा, ये तो बताओ। वो आपसे जब कह रहे थे संसद चलो संसद चलो संसद चलो, क्यों कह रहे होंगे? संसद जाकर आपको क्या करना था, क्या करने वाले थे, ये बताया गया था आपको? आपके पास निर्देश थे, और संसद जाकर अगर आपको अपने लीडर को फॉलो करना था तो लीडर तो सामने चल ही नहीं रहा था। लीडर तो कोई ट्रक पर बैठा था, कोई बर्गर खा रहा था, कोई मंत्री के यहां एसी में बैठा हुआ था। आम बच्चा, साधारण बच्चा सड़कों पर लाठियां खा रहा था। फिर आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही है, हिटलरशाही है। तो मेरे दोस्त, दुनिया में कहानी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए आपको कि कौन सी क्रांति ने किस देश को चांद पर पहुंचा दिया। हमारे आपके, तुमको पढ़ने लिखने से दिक्कत है, तुम इंस्टा से आगे जा ही नहीं पा रहे हो। अगर एक एल्गोरिदम में फंसकर तुम इस देश के भविष्य और भूतकाल और इतिहास को उस हिसाब से, एल्गो के हिसाब से देख रहे हो, तो मेरे भाई गलती कर रहे हो। एक 2.5 मिनट के वीडियो, 3 मिनट के वीडियो, एक एल्गोरिदम से तुम ये जज कर रहे हो कि कौन सही कौन गलत, और इस आदमी को प्रधानमंत्री बना दो। अरे मेरे भाई, आपको देखना पड़ेगा कि आपके फॉलोवर्स कौन हैं, आप किनको फॉलो कर रहे हो। भाई, जिनको फॉलो कर रहे हो वो अपनी कही गई बातों को कितना फॉलो कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने पिछले 1 महीने में बच्चों की बात उस मंच से कितनी बार की, या फिर उस मंच से ऐसी कहानी रची गई जो इस देश के खिलाफ लगी। आपको कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है? बच्चों, आप एक चीज बताओ, मैंने पहले भी ये कहा है, हम देखेंगे, नाम रहेगा बस अल्लाह का। जानते हैं ये तराना किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, किस देश में लिखा गया? लेकिन ये आप गुनगुना रहे हैं। आप तो बस इसलिए गुनगुना रहे हैं कि गाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, साथ में डफली बज रही है, आनंद आ रहा है, एक किक मिल रहा है अंदर से कि आज देखेंगे, हम भी देखेंगे। यह लिखा पाकिस्तान में गया, जियाउल हक की सैन्य सरकार के खिलाफ लिखा गया, फैज ने लिखा, यानी मिलिट्री की तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान में लिखा गया एक नज्म। लेकिन यह आपको हमारे यहां जो भी कथित आंदोलन होते हैं वामपंथी डफली के साथ सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि वो बार बार ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तानाशाही है। यार, वो डिक्टेटरशिप थी, मिलिट्री शासन था, सैन्य शासन था, हमारे यहां चुनी हुई सरकार है। फिर आप कहते हो कि हमारे सपोर्ट में लोग क्यों नहीं आ रहे, लोग हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिनको आइडल मान रहे हो, जिनको आदर्श मान रहे हो, क्या वो इस लायक हैं आदर्श माने जाने लायक? अब देखिए कल जो कुछ हुआ उसमें लोग क्या क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर। ये वो हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं। देश में नाराजगी बढ़ रही है, वह एक मजबूत विपक्ष की तरफ देख रहा है। जनता सत्ता की नाक तक पहुंच गई थी, माने चाहे ना माने, देश की सरकार हिल गई थी। सरकार के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है, फिर बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? दिल्ली की सड़कों पर 1 अरब लोग थे, 150 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ लोग थे, 5 करोड़ लोग थे। यही नैरेटिव बिल्डिंग है मेरे भाई। सस्ती इंटरनेट का ये एक खतरा भी है। जिस तरीके से चीजों को लिखा बताया जाता है, आपको लगता है कि बाप रे क्या हाहाकार हो गया। मैंने बोला, करोड़ों के वोट से जीती गई सरकार को आप चंद हजार और चंद लाख भीड़ से कहते हो कि हट जाओ। हमारे सहयोगी ने कहा है, इस्तीफा तो मांग रहे हो मोदी जी का, दे देंगे मोदी जी मान लो, फिर ये जो होगा बर्दाश्त कर पाओगे, झेल पाओगे?
तो ये जो लॉलीपॉप देते हैं आपको क्रांति का, वो आपको पूरा सच बताते ही नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन अगर आजादी के बाद से देखें, जेपी आंदोलन। लेकिन उस आंदोलन के भी 2 साल बाद जिस इंदिरा के खिलाफ ये पूरा सब कुछ हुआ, वापस इंदिरा गांधी की सरकार को इस जनता ने गद्दी पर बिठा दिया। तो क्या है कि जब तक आपका क्या है कि चूंकि कोई सरकार जब लंबे समय तक रह जाती है तो हमारे अंदर कुलबुलाहट आती है, मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। फिर 2 मिनट में आपको समझ आ जाता है कि अरे जिसको बैठाए वही ठीक था, ये तो बहुत ही खराब है। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने में जिस जिस तरह के लोग आए हैं, ये जो चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये चेहरे ही भरोसे का संकट खड़ा करते हैं कि कैसे आप इस आंदोलन पर भरोसा करें कि ये केवल छात्रों के। बांग्लादेशी पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, ये जो स्क्रीन पर मैडम देख रही हैं शबाना आजमी, आप कुछ और मत सोचिए। ये वामपंथी जो एक लड़की थी, वो उसके कहने के अनुसार वो अनशन पर थी। हालांकि अनशन पर जब ये बैठी थी तो भी ये ऐसी ही दिख रही थी, हाल फिलहाल में भी इसमें बहुत फर्क आया नहीं। एक तो भारत के मेडिकल साइंस में बहुत बड़े खोज का विषय यह भी है कि लोग इतने झटके में 20-20 दिन भूखे रह रहे हैं, क्या बात। अच्छे डॉक्टरों को भी बता दो क्या कहानी है, जो हम लोगों जैसे लोगों को भी बताओ भाई वेट लूज नहीं हो रहा है। तो हालांकि इस वाले सिस्टम से तो वेट लूज होगा भी नहीं, हमको लग रहा है कि 20 दिन हम भूखे भी रह लेंगे, हमारा वेट ऐसा बना रहेगा। क्योंकि नेहा बोरा जी तो जैसी थी वैसी ही है। खैर, शबाना आजमी आपको दिखाई दे रही, इनके बारे में बांग्लादेशी पत्रकार हैं, लिख रहे हैं। शबाना आजमी, चेयरपर्सन ऑफ ब्रिटिश क्रिश्चियन एनजीओ एक्शन AID in India that receives more than 85 to 100 crore in foreign funding every year. Deep State has started fresher notoriety on July 20, the beginning of monsoon session, or actualize regime change plot to push India towards absolute anarchy. Deep State clones will intensify notoriety as they are mad at foreign contribution regulation. शबाना आजमी पहुंच गई। शबाना आजमी का अपना एक एनजीओ है, ये देख रहे हैं, चेयरपर्सन है मैडम। भारत सरकार एनजीओस पर एक बड़ा कानून लाने जा रही है। दुनिया के कहीं भी किसी भी देश से जो पैसा आता है वो पैसा रुकेगा। शबाना जी एक और ज्ञान जो दे रही है वो भी आप सुनिए और रियलिटी भी देखिए साथ के साथ। Never seen such controlled children when they were so full of rage and anger, but completely determined that it is going to be non-violent. दर्शकों, फर्ज करिए कि कोई शराब का ठेका चलाता हो, दिन भर शराब के ठेके पर वो दारू बेच रहा है, लेकिन मंच से वो दूध से क्या क्या चीजें मिलती हैं और दूध क्यों पीना चाहिए इसकी खासियत बताता हो, दूध में क्या क्या अच्छाई है ये बतलाता हो, तो यकीन कौन करेगा? लोग संदेह करेंगे कि नहीं, लोग सवाल पूछेंगे कि नहीं। यही कारण है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में, अब बताइए, पूनम पांडे पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। मियां खलीफा दुनिया में बहुत बड़ी खेतीहर किसान है, हमारे देश में भी किसान खेती की काम ही करती हैं पूनम पांडे। इनका काम बहुत बताने लायक मेरे स्तर पर तो नहीं है। अगर पूनम पांडे प्रोटेस्ट में जाकर छात्रों के साथ हैं, जो पूनम पांडे पर खुद ही, अगर वीडियो नहीं है पूनम पांडे पर, ये दरअसल अब पूनम पांडे देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और मंच पर जा रही हैं और कह रही हैं कि हमारा समर्थन भी रहेगा। युवाओं को तो बहुत मजा आ गया पूनम पांडे के समर्थन से, आनंद आ गया। दर्शकों, इस पूरे खेल में जो कुछ कल दिल्ली में हुआ, अगर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, जो आपके इंटरनेट फीड से जुड़ा हुआ है, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर आपका ट्विटर हैंडल हो, या फिर इंस्टाग्राम हो खासकर, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एक खास तरह का कंटेंट आप तक आ रहा होगा, वही खतरनाक बीजीएम के साथ, मोदी हिटलर, शाह हिटलर, सबका इस्तीफा, सब बर्बाद, देश में सब कुछ खराब। एक जानकारी है जो ट्विटर पे तैर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमन जैन हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं मेटा इंडिया के, एक्स कांग्रेस एडवाइजर रहे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के 2013 से 14 तक। प्रियंका राव खान है, पब्लिक पॉलिसी मैनेजर हैं मेटा इंडिया के,
हेट स्पीच गेटकीपर एंड वाइफ ऑफ कांग्रेस लीडर मोहम्मद खान। शशांक शाह है कंटेंट पॉलिसी मैनेजर मिटा, लैम्प फेलो टू कांग्रेस लीडर अश्वनी कुमार, एक्स लॉ मिनिस्टर। इस देश की सरकार को थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। मोदी जी इंटरनेट सस्ता दिए हैं, लेकिन ये इंटरनेट अब उनका हथियार है। वो इस देश की जो जेनजी है उसको एल्गोरिदम से ही फंसा ले रहे हैं। आप बताते रहिए 2047 का विकसित भारत, विश्व गुरु। वो जो जेनजी है वो तो इंस्टाग्राम से ही मान ले रहा है कि देश में सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ खराब है। आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। दर्शकों, कल जो दिल्ली में हुआ, हम आपको 2 विजुअल्स दिखा रहे हैं। पहला विजुअल्स ये है जिसमें एक लड़का जो है अचानक से पुलिस वाले पर पेपर स्प्रे मारता है। हमने आपको यह पूरा वीडियो दिखाया है, लेकिन फर्ज करिए कि हम केवल आपको यह वाला हिस्सा दिखाते हैं। यह विजुअल देखते समय आपको लगेगा कि पुलिस कितनी अत्याचारी है, पुलिस कितनी दुर्दांत है, पुलिस क्यों मार रही है। पुलिस मार इसीलिए रही है कि सब कुछ आराम से ही चल रहा था, यह लड़का सामने से आके पेपर स्प्रे मार रहा है। एक और वीडियो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले कैसे ताबड़तोड़ मार रहे हैं और अभिजीत दीपके भी ट्रक पर है। बहुत बुरा लग रहा है ना ये विजुअल, ये कि क्यों पुलिस वाले मार रहे हैं, लेकिन पूरा फुटेज ये है। अभिजीत दीपके ट्रक पर बैठा है और एक पुलिस वाले को चारों तरफ से सीजेपी के वॉलंटियर कहें, छात्र कहें, जो कहें, वो सब घेर लेते हैं। लिंचिंग की कोशिश होती है। इसी को तो लिंचिंग कहते हैं दोस्त, कि एक आदमी है और चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर लिया। तब जाके बाकी पुलिस वाले और आरएएफ के लोग आते हैं, वो मारना शुरू करते हैं। दर्शकों, फर्ज करिए कि केवल पुलिस की लाठी चलाने वाला हिस्सा आप तक चला जाए और बीजीएम बढ़िया हो, ऐ देश मेरे टाइप का कुछ बढ़िया लगा हो। आपको कितना बुरा लगेगा कि इस देश के छात्रों के साथ, इन बच्चों के साथ पुलिस वालों ने क्या किया। लेकिन उससे पहले का जब आप देखते हैं, पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। आज का दौर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी दौर है, जहां आप तक कई बार जानबूझकर आधी अधूरी, कटी कटाई जानकारी भेजी जाती है। आप तब तक अपना मन बना लेते हैं, फिर आप पूरी बात सुनने और जानने को भी बहुत उत्सुक नहीं रहते। आपको चाहे कोई जितनी जानकारी दे दे, पूरा फुटेज दिखा दे, नहीं मानेंगे आप, क्योंकि आप मन बना चुके कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। पिक्चर का दोनों पार्ट देख सकने की क्षमता हो तो सही गलत का आकलन सही तरीके से कर पाते हैं। मैंने अपने पहले भी वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि इस आंदोलन से सरकार ने बात क्यों नहीं किया, सीजेपी के लोगों से सरकार पहले क्यों नहीं मिली या बातचीत क्यों नहीं हुई। उसका कारण यह है कि इस प्रोटेस्ट से जो लोग जुड़े, जो लोग जाकर वहां खड़े हुए, उन्होंने उस मंच को गंदा कर दिया और उन्होंने यह बतला दिया कि ये लोग कैसे लोग हैं, इनका अपना इतिहास क्या है। और वहीं से एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए इस तरह के लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि माधव, ये तो सब के सब जितने भी सामने हैं सब अपने। कृष्ण ने कहा कि सामने हैं तो फिर अपने काहे के, अपने होते तो सामने नहीं होते, युद्ध भूमि में है। आपको यह समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, गृह मंत्री, सरकार और तमाम तरह जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो खासकर उठा रहे हैं कि आपने ठीक से हैंडल नहीं किया। आपने, देखिए, अगर आपको किसान आंदोलन याद हो और 26 जनवरी की वो तारीख याद, एक गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। लाल किले पर जो कुछ हुआ, इसीलिए, और उसको जैसे पुलिस ने हैंडल किया, पुलिस वाले उसमें पिटे भी, चोटें भी आई, हाथ पैर टूटे लोगों के, लेकिन एक गोली दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं चली। वो इसीलिए क्योंकि इस आदमी की तरफ से ऑर्डर था कि चाहे जो भी हो जाए, एक गोली नहीं चलेगी, क्योंकि
वो जो पूरा प्रोटेस्ट था वो पंजाब के पंजाबी किसान देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, लीड कर रहे थे, यानी सीधे सीधे सिखों की बात थी। और इस देश में सिखों को लेकर जो इमोशन इस सरकार ने दिखाया है वो सबको पता है। अगर एक गोली चल जाती, ये पूरी कहानी कुछ लोग नए तरीके से दुनिया भर में फैला देते, सरकार के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन फिर आज वो खालिस्तानी कहां है? आज वो खालिस्तानी मूवमेंट का क्या हुआ आपको पता है? सीए एनआरसी पर जिन लोगों ने हल्ला काटा, शाहीन बाग महीनों तक चलता रहा, क्या सीए कानून है या नहीं है? है। एनआरसी आपको दूसरे रूप में होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइएगा कमेंट में। इसीलिए मैंने कहा जो कुछ दिल्ली में आपने देखा उस एलएच फार्मर प्रोटेस्ट में, खालिस्तानी कहानी खत्म है, नक्सली जंगल से खत्म हुए हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था जिसमें एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा जैसे वामपंथी गुट लगातार बवाल काटे हुए थे जंतर मंतर पर, आपको क्या लगता है इस देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? जंगल वाले नक्सली खत्म हो गए हैं। इस वाली घटना के बाद निश्चित तौर पर लोग लिख भी रहे हैं, अगला नंबर अर्बन नक्सल्स का है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में कुछ ऐसी ताकतों की गर्दन पकड़ ली है जो समय समय पर सरकार को चैलेंज करते हैं कि देखो, अच्छा तुम हमसे ऐसे कर रहे हो, देखो हम बताते हैं। हाल फिलहाल भारत में जिस तरह की गिरफ्तारियां यूएस इंटेलिजेंस से जुड़े या यूएस फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस डिटेल में जाएंगे, लेकिन वीडियो हम लोग करेंगे आगे। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यह कुछ भी यूं ही नहीं होता है मेरे दोस्त। हम आप भोले वाले लोग हैं, भावनाओं में बहते हैं, हमको आपको लगता है अच्छा फलाने भैया बोल रहे हैं, भैया कहने पे चल देते हैं, लेकिन भैया का बाप कोई और है, अपने बाप से इतर। वो बाबूजी जो बोल रहे हैं भैया कर रहे हैं। भैया का क्या है? भैया को चाहिए पॉलिटिकल लॉन्च पैड। भैया लॉन्च हो जाएंगे, कल को किसी पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। और स्क्रीन पर आपको ये जो विजुअल दिखाई दे रहा है जिसमें तमाम बीजेपी एनडीए के मंत्रिमंडल और खासकर अमित शाह और राजनाथ सिंह, जो संसद भवन के अंदर की तस्वीर है, आपको क्या लगता है ये तस्वीर का क्या मतलब है? ये उन पॉलिटिकल मास्टर्स को या जो लोग भी इस आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश या नेपाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह का इशारा यह है, चलो करके देख लो। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।